छत्तीसगढ़ अखबार के दर्शकों और पाठकों का आज यहाँ पर स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए देश के एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के साथ यहाँ मौजूद हैं। आदिवासियों को लेकर कई तरह की बहस चलती हैं, बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, जिनमें से एक नया मुद्दा जुड़ गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार लगातार आदिवासियों को परेशान करके चल रहे हैं देश में। उनके उनकी दिक्कतें, उनके ऊपर खतरे ये कम होने का नाम ही नहीं लेते हैं। महाराष्ट्र में बसे हुए सतीश पेंडाम ये एक आदिवासी कार्यकर्ता हैं। ये बिरसा ब्रिगेड और आदिवासी विचार मंच ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं। देश के करीब 22 राज्यों में इनकी गतिविधियां हैं। मैं इनको लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय देखता हूं और बड़े मुश्किल से इनका नंबर ढूंढकर इन तक मैं पहुंच पाया हूं इनसे बात करने के लिए। सतीश जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसा कि कल हमारी बातचीत से पता लगा कि आप नागपुर और काटोल के बीच के किसी गांव के हैं, और मैं भी उसके पास के काटोल गांव का रहने वाला हूं, तो हम लोग बहुत हाँ बहुत ही करीब, यानी शायद आधा घंटे पौन घंटे के दूरी पे पैदा हुए लोग हैं। हाँ हाँ। तो मैं अभी छत्तीसगढ़ नाम के एक अखबार का एडिटर हूं, और 4 महीने पहले हमने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है। और हम अपनी विचारधारा के मुताबिक देश के दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बाकी कमजोर तबकों के हक के लिए लगातार लड़ते हैं। हमारा सारा काम उसी तरह का है। तो इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता था कि आज जिन आदिवासी मुद्दों की बात हो रही है, इन आदिवासी मुद्दों पे यूसीसी पे जाने के पहले, यूनिफॉर्म सिविल कोड शुरू करने के पहले, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि एक आदिवासी एक्टिविस्ट के रूप में भारत के संविधान को और उसके भीतर आदिवासियों की स्थिति को आप कैसे देखते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पहली बार किसी इंटरव्यू में मुझे ये सवाल पूछा गया। और मेरा इसके लिए जवाब ये है कि देखो, आदिवासी और भारत ये दोनों एंथ्रोपोलॉजिकली बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। जी। भारत की एंथ्रोपोलॉजिकल पहचान, भारत का जो ह्यूमन साइंस है वो आदिवासियों पर निर्भर करता है। और वो उसके मेन किरदार है, उसके मेन, यानी उसको ये मानना चलेगा कि आप वो आदिवासी यानी भारत, जी। ऐसा मान के आपको आगे बढ़ना पड़ता है। भारत, जी। जब भी आप एंशियंट भारत की बात करते हैं, एंशियंट इंडिया की बात करते हैं, तो आदिवासी ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। सोशोलॉजी के लिए, इंडिया की सोशल कल्चरल सिस्टम के लिए, इंडिया के एंथ्रोपोलॉजिकल सिस्टम के लिए, और इंडिया के जियोग्राफिकल सिस्टम के लिए, हिस्टोरिकल सिस्टम के लिए भी आदिवासी बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले, प्री कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले ऐसे कई एक्ट हैं जो एज इट इज संविधान में रखे गए हैं, और जिनको जुडिशियल और नॉन जुडिशियल जो पैटर्न है उस पैटर्न में देखा जाता है। जी। आदिवासियों के संबंध में जो कानून बने हैं ये उनके संघर्षों का नतीजा है। जी। आदिवासियों ने जमीन की लड़ाई लड़ी। जी। भारत के किसी किसानों का या ऐसा कोई बहुत बड़ा उठाव आपको अंग्रेजों के खिलाफ में दिखाई नहीं पड़ता है, संयुक्त रूप से किसानों का उठाव। लेकिन जमीन की जो बेसिक लड़ाई थी भारत की, वो आदिवासियों ने लड़े। उसका एविडेंस है, 70% लड़ाई आदिवासियों से अंग्रेजों ने लड़ी है। अब दूसरी, यानी इसमें एक अलग बात यह रही कि इस देश के जमींदार, इस देश के उच्च वर्णीय ठेकेदार लोग, जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, इन्होंने उस समय अंग्रेजों का साथ दिया है जी। और आदिवासियों के खिलाफ में लड़े, जो लोग इस देश की जमीन को बचाना चाह रहे थे। जी। बुनियादी आदिवासियों का संघर्ष जो है जल जमीन जंगल का संघर्ष। जी। भारत में जल जमीन जंगल नहीं बसते तो बाकी जितने भाई है, भारत के नागरिक जितने हैं, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, उनका जीवन अस्तित्व में नहीं रहता। जी। व्हाट डू मीन बाय कंट्री? जो आज राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, जमीन के बगैर देश का निर्माण हो सकता है क्या? आप आसमान पे तो देश नहीं बना सकते, ये देश जमीन पर बना है। और उस जमीन की लड़ाई लड़ने वाला वर्ग जो है वो आदिवासी है। जी। उसकी लड़ाई के जो आर्टिकल्स थे, जो एडजस्टमेंट थे, फर्स्ट इंडिया एक्ट ले लो 1931 का लो, या उसके पहले 1911 का लो,
या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी डिबेट से आप उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जब जाओगे, आपको समझ में आएगा कि संविधान बनने के पहले न्यायिक रूप से, कानूनी रूप से आदिवासियों ने अंग्रेजों को जीत लिया था। जी सशस्त्र संघर्ष किए आदिवासियों ने, उनके साथ कोई ऐसा पॉलिटिकल आंदोलन आदिवासियों का नहीं था, वो सोशल चेंज का आंदोलन था और अपने राइट्स का आंदोलन रहा है। और वो आंदोलन करने वाले इलिटरेट लोग, जिनको सिविलियन लोग, जो आज के मुख्य राष्ट्रीय प्रवाह के लोग जिनको इलिटरेट बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं, उन लोगों ने लड़ी है ये लड़ाई। जी और भारत की जो हिस्टोरिकल थ्योरी है, जो भारत में जो इतिहास लिखा गया है, उसको इसका बेस नहीं बनाया गया। इस चैप्टर को उन्होंने अलग रख दिए। सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रगल की उल्लेख आपको पूरी तरह मिलता है यहाँ पर, सोशल और कल्चरल स्ट्रगल का उल्लेख आपको नहीं मिलता। इसलिए आज हमको 100 साल बाद में बिरसा मुंडा दिख रहा है, जी 100 साल बाद में टंट्या भील हमारे समझ में आता है, बाबूराव शर्मा के दिखता है, तिलका मांझी दिखता है, गुंडाधुर दिखता है। ये 100 साल बाद में आदिवासियों को समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको कोई हिस्ट्री मिली ही नहीं। और उसके बावजूद जो हमारे राइट्स है, वो राइट्स को इस तरीके से रखा गया है कि आप संसदीय संशोधन भी उस राइट्स में या हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। जी ये नेशनल राइट्स है, नॉट ए सिटीजन राइट्स। दिस राइट्स आर ओनरशिप ऑफ लैंड, जी ओनरशिप ऑफ कंट्री। और इन्होंने बदमाशी की है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्टेटमेंट गया भारत सरकार का कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, यहाँ सभी आदिवासी, ये जो स्टेटमेंट है ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट है, एंटी ट्राइबल स्टेटमेंट है। भारत का जो बेसिक संस्कृति थी, सिंधु संस्कृति, उस संस्कृति के इतिहास को डिस्ट्रॉय करने वाला ये जो रिप्रेजेंटेशन है, और वही आइडियोलॉजी आज पूरे देश में काम करती है। आप एक तरफ देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करते हैं, मैं उस सब्जेक्ट पे आता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करते हैं। कौन से देश में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हो? देश का पहला आर्टिकल है, संविधान शुरू करने के पहले आर्टिकल 1, 395 आर्टिकल है इस देश में। 395 आर्टिकल में 22 पार्ट्स है उसके, उसमें 12 शेड्यूल्स है, 12 शेड्यूल्स है, अनुसूचियां है। और अब तक के ये देश का संविधान 118 बार अमेंड किया जा चुका है। उस देश में आप बात कर रहे हो यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसका आर्टिकल 1 बोलता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये संघ है, ये राज्यों का एक संघ है। इसको जब संघ ये शब्द आया, इसका संबंध इस देश की धर्मनिरपेक्षता से है, इसका संबंध इस देश की सॉलिडिटी की है, इसका संबंध इस देश की सार्वभौमता से है। ये मामूली चीज नहीं है। विश्व में ऐसा संविधान कहीं नहीं है जो भारत की स्थिति है। भारत देश बन नहीं सकता था जी अगर ये यूनियन स्टेट्स नहीं होता था। अगर भारत सरकार के सतीश जी मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा, आप जितनी बार संघ बोल रहे हैं, और चूंकि आप नागपुर में बैठे हुए हैं, तो बार बार एक गलतफहमी भी कुछ लोगों को हो सकती है। हाँ, मैं समझ रहा हूं, लेकिन इसी नागपुर में हम लोगों ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लिया इंडिजिनियस पीपल। जी इसी नागपुर के लोगों ने हमको वनवासी बोला है, जी इस नागपुर के लोगों ने हमको जंगली बोला है, इन्होंने असुर बोला है हमको, जी इन्होंने भूत शैतान ये शब्दों से हमको अलंकृत किया गया है। उसी नागपुर में हम ये किए, क्योंकि ये नागपुर हमारा है। नागपुर को गोंड राजा ने बसाया है, ये आदिवासियों की भूमि है। और ये नागपुर देश की सामाजिक राजधानी है। यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि है, या मुस्लिम भाइयों के आंदोलन का केंद्र है, या क्रिश्चियन भाइयों के आंदोलन का केंद्र है, या ओबीसी भाइयों के आंदोलन का केंद्र। देश में ऐसी स्थिति एक तरफ जहां लोग नौकरी के लिए, रोजी रोटी के लिए, सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, वह यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना ये वाजिब है क्या? ठीक कह रहे हैं आप। मैं इसीलिए आपसे बात करना चाहता था इस बारे में। लेकिन मैं सतीश जी एक बात को लेकर थोड़ा सा हैरान होता हूं। मैं केवल आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं जितने लोगों को इंटरव्यू करता हूं, और तकरीबन एक इंटरव्यू मैं रोज कर रहा हूं इन दिनों, मैं देखता हूं आपने जितनी बार भी कहा कि आदिवासी भाइयों, मुस्लिम भाइयों, या ईसाई भाइयों, या दूसरे लोगों के बारे में कहा, आपके जैसे जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनकी भाषा में भी केवल भाई क्यों आता है, बहन क्यों नहीं आ पाती है कभी भी? जेंडर जेंडर ये जो देश है। की, मैं
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात को पकड़ लिया। मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, मैं यहाँ गलत हूँ। जी मैंने भाई बोलने के बजाय बहन पहले बोलना चाहिए और भाई बाद में, क्योंकि ये देश मातृ सत्तक पहले था, बाद में जी पुरुष सत्तक हुआ। जी। हमारा जो ट्राइबल कल्चर है ये महिला मातृ सत्तक था, और अभी हम प्रतिसत्तक पद्धति में आए हैं। मैं जानता मुझको हूँ कि इस देश की मुझको जो कृषि है उसके जी, मुझको लगा कि आप निर्माता रोज भी महिला है। मुझको लगा कि आप रोज कई जगह भाषण देते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एक सुझाव दे दूं कि शायद आपको ये ठीक लगे, तो बहनों को भी बिल्कुल सही थोड़ी कहा। सी जगह आपकी भाषा में मिल जाए। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, और आपका आपका सजेशन, मैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा सजेशन है। मैं रिमाइंड कर रहा हूँ आपको थैंक कि यू। मैंने क्वेश्चन खड़ा किया था। जी सभी धर्मों के लोग बोलते हैं ऊपर वाला ऊपर वाला, जी। आदिवासी संस्कृति बोलती है ऊपर वाली क्यों नहीं हो सकती? हाँ हाँ वो क्यों नहीं हो सकती ऊपर वाली? हाँ वो हाँ। ऊपर वाला ही क्यों हो सकता है? जी नहीं, हम हमारे यानी कल्चर में महिला का स्थान भगवान से बड़ा है, माँ का स्थान भी भगवान से बड़ा है जी हमारा। हम जी उस लेवल से सोचते हैं। जी जी। अभी बेसिक चीज ये है सर कि हमारे कल्चर पे अटैक हो रहा है। हाँ हमारे कल्चर पे अटैक हो रहा है। जी देश के संविधान में आर्टिकल 13(3)(c), जी। इसमें डिफाइन किया गया है कि आप यू कैन नॉट डू एनी पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट इन दैट मैटर, हाँ एंड यू कैन नॉट इंटरफेयर इन द सिस्टम ऑफ ट्राइब्स इन फिफ्थ हाँ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल। हाँ जैसे इन्होंने कश्मीर में एक्सपेरिमेंट किया 370 का, हाँ। 370 हटाया इन्होंने। अब इनका मेन एजेंडा लग रहा है 371 और 372। 72। 371 इधर सिक्स शेड्यूल के लिए और 372 फिफ्थ शेड्यूल के लिए। हाँ अभी सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको सर। मैं इस बारे में और डेप्थ में आपकी तरफ, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में बैठ के बात कर रहे हो, हाँ मैं छत्तीसगढ़ की सिचुएशन बताता हूं आपको। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पैसा, हाँ फिफ्थ शेड्यूल में पैसा एक्ट लाया इन्होंने। और हाँ वो पैसा एक्ट में एक अमेंडमेंट कर दिया जहां लिखा हुआ था कि ग्राम सभाओं की अनुमति के बगैर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते आप, हाँ। उसको कोई मशरूम माइनिंग नहीं कर कर दो। सकते हो आप। लेकिन हाँ हाँ, अब वहां डाल दिए मैंने वो एनओसी की जगह मशवरा डाल दी। मशवरा डाल दिया। कंफ्यूज। हाँ, ये क्या चीज है? ये अट्रैक्ट ये चीज जो है इफेक्ट करती है आर्टिकल 13 को। बिल्कुल। ये इंटरफेरेंस करने का, तो ये एक तरफ ये बात होती है कि नहीं ये प्रोविजन है, और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाता है। जी उस पर देश में कोई इंटेलेक्चुअल कुछ नहीं बोलता है। जी आदिवासियों में इंटेलेक्चुअल्स नहीं है। आदिवासियों की हमारी जो जनरेशन है, अभी जो नए लड़के बात कर रहे हैं, ये अभी अभी समझा है इनको। जी। हम लोग इतने डेप्थ में, हमारे पास ना लिटरेचर है ना हमको गाइडेंस है। हमारी हालत एकलव्य जैसी है अभी। हाँ हम लोगों को जिस तरीके से हमारी नई जनरेशन बात कर रही है, हमारे इंटेलेक्चुअल लोग नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों के जजेस नहीं है, चलो हाँ जजेस छोड़ दीजिए, वकील नहीं है। हाँ बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे लोग नहीं है। हाँ। हम किसके पास जाए, किससे हाँ बात करें? ये मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम आपको हमारे प्रति थोड़ा दर्द है, तो आपने हमको इंटरव्यू तो भी किया। नहीं तो मीडिया तो पूछता ही नहीं है। जी आज का पेपर हेडलाइन पढ़ी आप, मणिपुर में आदिवासी लड़कियों को नंगा करके सड़क पे घुमाया गया, जी उन पे पेशाब कर रहे हैं। जी जो मध्य प्रदेश की घटना थी वो आंध्र प्रदेश में भी रिपीट हुई। जी। ये क्या इंडिकेशन है? हाँ ये किस तरफ जा रहा है देश? हाँ और सबसे पहला टारगेट, यानी ये लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ हिंदू राष्ट्र का मतलब है आदिवासी मुक्त भारत। हाँ जिस देश में उस देश के मालिक रहते हैं, उस देश हाँ। का नेटिव रहता है, हम्म। उसके रहते हुए आप देश का नामांतरण नहीं कर सकते। हाँ उसका नॉमिन कल्चर आप हाँ। बदल नहीं सकते। मैं सतीश जी ये आप हो रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में इन दिनों आदिवासी बस्तर में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बहुत से आदिवासी ऐसे हैं जो ईसाई बने हैं, जिन्होंने हाँ क्रिश्चियनिटी हाँ अडॉप्ट की है। आज उनके खिलाफ वहां पे गांवों में ऐसे आदिवासी जो हिंदू बने हैं, मैं बड़ा साफ साफ इन शब्दों में कहता हूं, मैं आदिवासी को हिंदू मान के नहीं चलता हूं। तो मेरा मानना है कि कुछ आदिवासी क्रिश्चियन बने हैं, कुछ हिंदू बने हैं, बहुत से आदिवासी हैं। तो वहां पर जो आदिवासी हिंदू बने हैं, वो लगातार क्रिश्चियन बने हुए आदिवासियों के खिलाफ इतना आक्रामक आंदोलन चला रहे हैं कि गांव में दफन उनकी लाशों को निकालकर गांव के बाहर कर दिया गया।
और राज्य की सरकार ने उनको कोई संरक्षण नहीं दिया। मैं छत्तीसगढ़ में बैठकर ये बात बोल रहा हूँ सरकार के बारे में और समाज के बारे में, जो बहुसंख्यक रूप से यहाँ हिंदू समाज है। लेकिन उसके बारे में मैं ये बात कह रहा हूँ कि क्रिश्चियन हो गए अगर आदिवासी, तो उनकी लाश को उखाड़ कर गांव के बाहर फेंक दिया गया और पुलिस ने उसको ले जाकर किसी दूसरे शहर या कस्बे में किसी क्रिश्चियन कब्रिस्तान में उसको दफन किया। तो इतना सामाजिक तनाव यहाँ पर चल रहा है छत्तीसगढ़ में, जिसको मैं देख रहा हूँ। मैंने कई साल पहले एक फिल्म देखी थी सतीश जी, अवतार नाम की। हो सकता है आपके देखने में आई हो। वो फिल्म हॉलीवुड की थी, फिल्मी अंदाज में बनी हुई थी। किसी दूसरे ग्रह पे धरती के लोग जाते हैं और वहां के कुछ मिनरल्स पे कब्जा करने के लिए वहां के जो आदिवासी हैं उस ग्रह के, उनको किस तरह से मारते हैं। पूरी की पूरी उनकी नस्ल को खत्म करके उस मिनरल पे कब्जा करने की एक फौजी हमला होता है। उसका शायद कोई सेकंड पार्ट भी फिल्म का आया है जो मैं देख नहीं पाया हूं। मुझको लगता है हम छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में लगातार देखते हैं जो आदिवासियों का जंगल है हसदेव का, वहां पे आदिवासी हसदेव जंगल बचाने के लिए लंबा आंदोलन चला रहे हैं बरसों से। अभी 4 दिन पहले छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक पहला पॉजिटिव एफिडेविट दिया है कोर्ट में, जिसमें उन्होंने लिख के दिया है कि इस जंगल को और ना काटा जाए, यहाँ और खदान की कोई जरूरत नहीं है। ये 4 दिन पहले दिया है। ये नया डेवलपमेंट है। इस पे मैंने हसदेव बचाओ आंदोलन के एक मुखिया को कल ही इंटरव्यू किया है। मैं आपको लिंक भेजूंगा, उससे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की हालत आपको पता लगेगी। लेकिन मैं एक दूसरी चीज समझना चाहता हूं। आप महाराष्ट्र में हैं, आपने अंबेडकर साहब का जिक्र किया, आपने उनकी दीक्षा भूमि का जिक्र किया। मैं वहां दीक्षा भूमि में आया हूं और हर बरस वहां जितनी बड़ी संख्या में बौद्ध इकट्ठे होते हैं। आप तो खैर वहां रहते ही हैं, आपको क्या बताना। तो मैं ये देख रहा हूं कि दलितों में बहुत से लोग जो हैं वो बौद्ध बने। हिंदू धर्म को छोड़कर दलितों में बहुत से लोग जो हैं मुस्लिम भी बने हैं, कुछ राज्यों में, अलग अलग राज्यों में। आदिवासियों में बहुत से लोग ईसाई बन रहे हैं और भी दूसरे धर्मों में भी जा रहे होंगे। आदिवासी उतना मेरी जानकारी में नहीं है, ईसाई जानता हूं मैं। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि दलित और आदिवासी लोगों के बीच ये कौन सी स्थिति है जो उनको हिंदू धर्म से दूर जाना पड़ रहा है। यानी आदिवासी तो हिंदू रहे नहीं कभी, लेकिन वो जो एडॉप्ट कर रहे हैं वो क्रिश्चियनिटी एडॉप्ट कर रहे हैं। जो दलित हैं वो बुद्धिज्म एडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये हिंदू धर्म का ये कौन सा तेवर है जिसकी वजह से लोग इससे दूर जा रहे हैं। देखिए एक बात, इस देश में शुरू से संघर्ष आर्य और अनार्यों के बीच में रहा है। जी। ये इसका बेसिक संघर्ष। आप खुल के बोल रहे हो कि ये देश हिंदू राष्ट्र है। ये इंटेलेक्चुअल अतिक्रमण है, इट्स एनक्रोचमेंट। जी। जो आपकी आइडियोलॉजी है, इट इज नॉट ए आइडियोलॉजी ऑफ नेशन, इट्स ए इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंटल आइडियोलॉजी ऑन नेशन। जी। ये अतिक्रमणकारी विचारधारा है। हाँ। ये सामाजिक और इस देश के सांस्कृतिक समन्वय को स्थापित करके बनाने वाली विचारधारा नहीं। जी। और हिंदू धर्म की जहां तक की बात है, कोई भी जाता है इस देश में, चाहे क्रिश्चियन हो, पूछो उसका नाम अगर राम है और क्रिश्चियन है, तो उसके सामने बिगर पूछे उससे हिंदू लिख दिया जाता है। जी। आदिवासियों से कभी नहीं पूछे कि तू कौन है, क्या है, उसके इस पर बता दिया गया हिंदू है। हाँ। आप उसके सर्टिफिकेट को बदलकर उसके कल्चर को नहीं बदल सकते। हाँ। वो क्रिश्चियन हो गया है, लेकिन आज भी उसके जो रूट्स है हाँ। वो कल्चर में ही है। हाँ। इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, धर्म आप ग्रहण कर सकते हो, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स, हाँ। जिसको धार्मिक स्वतंत्रता बोलते हैं हम। हाँ। लेकिन संस्कृति कैसे ग्रहण करोगे आप? नहीं कर सकते। मैं इनसे यही पूछ रहा हूं कि आदिवासी हिंदू हो सकता है, हम्म। आदिवासी क्रिश्चियन हो सकता है, हाँ। आदिवासी मुस्लिम हो सकता है। हाँ। क्या मुस्लिम आदिवासी हो सकता है? क्या क्रिश्चियन आदिवासी हो सकता है? क्या हिंदू आदिवासी हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, जो हिंदुइज्म का कंसेप्ट ये इस देश में लाया जा रहा हम्म। है, ऐसा हिंदुइज्म नहीं है। हाँ। यहाँ हिंदुत्व का रिप्रेजेंटेशन राम के हाथ में दे रहे हैं हाँ। और शिव का कल्चरल मर्डर कर रहे हैं। हाँ।
इस देश की इस कृषि संस्कृति का प्रतीक है शिव। हाँ शिव किसी धर्म का हिस्सा नहीं है। हाँ शिव के पुराणों में इन्होंने ये मिलेंगे, लेकिन इनके जो पुराने ग्रंथ है, वेदों में शिव का उल्लेख कहाँ है? हाँ वो पता है शिव का उल्लेख है क्या? जी इसका मतलब आर्य शिव से अपरिचित थे। हाँ। शिव इस देश की आत्मा है। और शिव के कैरेक्टर अभी को, एक सीरियल निकाले थे इन्होंने। जी, और शिव के कैरेक्टर को अगर देखें तो जितनी कल्चरल डाइवर्सिटी शिव ने अपने आसपास एडॉप्ट की है, सांप से लेके दूसरे जानवर से लेके भूत प्रेत से लेके तमाम किस्म के लोग उनके इर्द गिर्द रहे, जो कल्चरल डाइवर्सिटी शिव के आसपास है वो और किसी हिंदू गॉड के आसपास नहीं है। मेरा ये कहना है, जी आप देखिए शिव की शुरू से विडंबना हुई है इस देश में। जी और विडंबना कोई क्रिश्चियन ने नहीं किया, हाँ किसी मुसलमान ने नहीं हम्म किया, ये विडंबना आर्यों ने की है। जी विश्व में ऐसे भगवान मंदिर बताई मूर्ति बनाए हैं जो भगवान महादेव को सम्मानित करने का ये इनका रास्ता है, या अपमानित करने का। जी जो राम मंदिर की बात करते हैं वो हाँ खजुराहो की बात क्यों नहीं करते? हाँ इनको अश्लीलता पसंद नहीं है ना। हाँ अश्लीलता पसंद नहीं है तो फिर वो मंदिर में शिव की मूर्ति कैसे है? शिव हाँ का स्थापना कैसे? हाँ पिंड का स्थापना कैसे? हाँ और दूसरी तरफ शिव को अपमानित कर रहे हैं। हाँ राम का कंपैरिजन शिव से हो सकता है क्या? हाँ नहीं, नहीं हो सकता। सिर्फ उसके जो मेन मेन स्थल है वहां पर इन्होंने कब्जा कर ली है। जी वो आर्थिक कब्जा है, जी वो धार्मिक कब्जा नहीं है। जी। सतीश जी, मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि बोलिए सर। जो आजादी के बाद की जो पहली जनगणना थी उसमें आदिवासियों के लिए धर्म के कॉलम में एक जगह थी जहां वो छांट सकते थे कि उनका धर्म आदिवासी है, लेकिन हाँ, उसके बाद में उसको हटा दिया गया उस कॉलम को। उनके पास विकल्प केवल बच गए कि अपने को हिंदू कहें या ईसाई कहें या सिख जैन बौद्ध कहें, ऐसा कुछ हुआ। आपको ध्यान है ये कि पहले जनगणना में आदिवासियों का कॉलम था धर्म में, और बाद देखिए में सर, जी ये बहुत प्यारा सवाल आपने खड़ा किया है। व्हाट डू मीन बाय सेकुलरिज्म? हम्म धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? हम्म धर्मनिरपेक्षता का मतलब है इस देश में जो धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं जी वो भी, और जो धर्म को ना मानते हुए संस्कृति को मानने वाले जी लोग रहते हैं वो भी। जी इन्होंने देश है, जी और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। जी जो बड़े बड़े बेसिक वो कल्चर है लोग, जी उनको मजबूर कर दिया आप धर्म लिख दो करके। जी और इतने ज्यादा इन्होंने आदिवासियों को भ्रमित कर दिया कि अब वो धर्म की मांग करने लग गए, धर्म कोड की मांग करने लगे। हाँ हाँ। लेकिन लेकिन जो एक सरना कोड की जो बात, उसके बाद उन्होंने इस देश के नेटिव्स बोला। जी, हाँ हाँ। जो सरना कोड की जो बात उठती है आदिवासी समाज के भीतर बहुत तबकों से उठती है कि ये हमारा एक आदिवासी धर्म अलग से माना जाए। तो ये धर्म की जो डेफिनेशन है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर, उसी डेफिनेशन के भीतर ही तो एक अलग धर्म की मांग कर रहे हैं आदिवासी, जो सरना कोड मांग। मैं पर्सनली ओपिनियन मानता हूं सरना ये धर्म नहीं, एक कल्चर है, जी वे ऑफ लाइफ है ये। हाँ अगर सरना धर्म होता तो उसका लिखित ग्रंथ होता। हाँ जो अनरिटन स्टेट ये है वो कल्चर है। हाँ ये सरना को धार्मिक मान्यता दो, मैं हाँ। इसके फेवर में नहीं हूं। लेकिन सरना आदिवासी, हिंदू धर्म से पहले से आया है। जी, लेकिन आदिवासी समाज गोंडी के धर्म बहुत से, आदिवासी। जी जी, हाँ हाँ। आदिवासी समाज यहाँ के के बहुत से लोग लोग, गोंडी धर्म की बात कर रहे हैं। आदिवासी समाज के बहुत से लोग लेकिन सरना को धर्म की तरह मान्यता चाहते हैं। देखिए, बिरसा मुंडा ने नहीं दिया इसको मान्यता धर्म। अच्छा अच्छा। लड़ाई के मैदान में भी सरना की बात किया, जी उसने उसको धर्म नहीं बोला। हाँ और एक स्टेटमेंट था बिरसा मुंडा का कि गुलामों का कोई धर्म नहीं होता, हाँ उनका एक ही धर्म होता है संघर्ष। सरना धर्म, गोंडी धर्म की जो बात कर रहे हैं ये हाँ आरएसएस से प्रेरित है। हाँ ये जानबूझ के आरएसएस के लोग इनके दिमाग में डाल रहे हैं कि आप, ये बहुत बड़ा स्टेटस है। जी और अभी
अभी एक बेसिक बात बता रहा सर, मैं इस बात से जुड़ी हुई बात। हाँ ये षड्यंत्र है कि आदिवासियों के जो यूएनए कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो आदिवासियों के लिए प्रावधान है, उस प्रावधान से इस देश के आदिवासी बाहर हो जाए। क्योंकि अगर भारत के आदिवासियों को रिकॉग्नाइज अगर वहां हो जाएंगे तो यहाँ के पूंजीपति लोग, यहाँ के बड़े जमींदार लोग आदिवासियों की जमीनों की लूट नहीं कर सकेंगे, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को लूट नहीं सकेंगे अगर इसको वो प्रोविजन यहाँ लागू हो जाए। नहीं, इसको थोड़ा डिटेल में समझाइए, मैं भी उतना नहीं समझ रहा हूं इसको। देखिए, भारत सरकार ने 1954 में यूएन का एक एग्रीमेंट था ट्राइबल पीपल के बारे में, उस पर एग्रीमेंट किया है, उस पर साइन किया है और माना है कि भारत में आदिवासी रहते हैं। ठीक है। अब यही भारत सरकार 1989 में आईएलओ 169 करके एक एग्रीमेंट है, जिसमें भारत के यानी विश्व के मूल निवासियों के संरक्षण, उनके विकास और उनके विकास के साथ साथ उनके सर्वाइवल का जो प्रावधान है, वो बेसिक प्रावधान है, जिसमें भारत सरकार ने अभी तक साइन नहीं किया। और एक गलत स्टेटमेंट दे रहे कि भारत में सभी आदिवासी है। ये बता नहीं सकते कौन आदिवासी है। ये आदिवासी के स्टेटस को डाइल्यूट करने वाली बात हो गई अगर सबको आदिवासी कह दिया तो। यस। ठीक देश वैसे के। ही ठीक वैसे ही जैसे कि हिंदुस्तान के मुस्लिमों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको कह दिया हिंदुस्तान में जो हैं सब हिंदू हैं, तो उनका जो स्टेटस है वो डाइल्यूट हो गया। देखो, देश में कोई डायलॉग आइडियोलॉजी होती है सर? हम्म इस देश में आइडियोलॉजी नहीं चल रही, डायलॉग चल रही है। हम्म। एक तरफ आदिवासियों को जाके बीच में बोलते हैं हमने आदिवासियों का राष्ट्रपति बना दिया, हाँ और वही लोग वहां पे बताते हैं कि अनुसूचित जनजाति परिषद वो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाते, आदिवासी गौरव दिवस क्यों नहीं मनाते? हाँ प्रधानमंत्री इधर बोलते हैं कि हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, और वही प्रधानमंत्री इधर आके बोलते हैं आदिवासी गौरव दिवस नहीं, हाँ। जनजाति गौरव दिवस। सतीश, मुझको थोड़ा सा ये समझाइए कि ये भाषा की राजनीति क्या है। क्यों संघ परिवार आदिवासी को वनवासी कहने पे आमादा रहता है, अड़े रहता है कि ये वनवासी हैं, ये आदिवासी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। अब आप कह रहे हैं कि आदिवासी दिवस की जगह जनजाति दिवस मनाया जा रहा है। ये आदिवासी शब्द से, यानी इसमें इतना खतरा क्या है कि इससे दूर दूर रहते हैं? देखिए सर, ये लोग राष्ट्रीयता की बात के आड़ में अपनी वास्तविक इतिहास को छुपाने के पीछे पड़े हैं। आदिवासियों को मूल निवासी बोल दिए तो बाकी लोग बाहरी हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि ऐसे स्टेटस को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, इस देश के वास्तविक इतिहास को ही खत्म करना चाहते हैं। एक बेसिक चीज ये है कि जो संस्कृत भाषा है, अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी संस्कृत भाषा को देश की पहली भाषा के रूप में इन्होंने खड़ा कर दिया। कौन एग्री है? अगर ये देश की पहली भाषा है तो देश के 4 लाख लोग भी नहीं बोलते संस्कृत, नहीं तो गोंडी भाषा को 50 लाख के ऊपर लोग बात करते हैं, मुंडा भाषा को 50 लाख के ऊपर बात करते हैं, और जो भी ओबीसी की भी अपनी बोली भाषा है, जो ये भाषा है, इनका स्टेटस तो खत्म कर दिया आप। जो लिंग्विस्टिक लाइन है, क्या संस्कृत सही में देश की पहली भाषा है? अगर देश की पहली भाषा होती तो संस्कृत में ये लोग मोहनजोदारो में जो स्क्रिप्ट मिले वो संस्कृत में क्यों नहीं पढ़ पाए? हाँ जितने सोशल साइंटिस्ट हुए, जितने एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, जितने लिंग्विस्टिक स्पेशलिस्ट हुए, उन्होंने बोला कि ये जो है ये द्रविडियन भाषा का हाँ ये है। हाँ। आप उस कल्चर को क्यों नहीं पढ़ पाए? हम्म वहां पे जो मूर्ति मिली उसको शिव बोल दिए, पशुपति नाथ बोल दिए, इनका मैटर खत्म हो गया। हम्म अरे भाई, आप कब तक के इस देश में झूठा इतिहास रखोगे? हम्म। शिव इस देश के कण कण में है। जो क्रिश्चियन बन गया है वो भी शिव का वारिस है, हाँ। वंशज है। जो मुस्लिम बन गया वो भी शिव का वंशज है। हम्म इस देश की वास्तविकता यह है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर दिए राम भगवान जी को, उनके सामने शिव को ये कर दिया। अभी एक सीरियल चल रहा था महादेव करके, जी। उसमें एक एक बात बताए सर, आप एग्री है कि देखना, उसमें बोले पार्वती शिव को पूछती है कि आप किसका ध्यान करते हो? हाँ। तो शिव बताते हैं मैं भगवान राम का ध्यान करता हूं। हम्म आप इससे एग्री होंगे? हम्म।
एग्री है क्या? कहाँ गया इनका हिंदुत्व? हाँ। कहाँ गया हिंदुत्व, कहाँ गया इनका? हम्म। ये तो शिव का खुलेआम मर्डर कर रहे हैं, उस पर हाँ। क्यों नहीं ये लोग बैन करते हैं? हाँ। ये देश की संस्कृति का अपमान है साहब। हम्म। ये आदिवासी संस्कृति का अपमान है, शिव का हम्म। अपमान है, आदि आदिवासी हम्म। संस्कृति का। अब मुझको सतीश एक बात बतलाइए, आप लगातार आदिवासियों को संगठित करने में लगे रहते हैं, जागरूक करने में लगे रहते हैं, और कई स्टेट्स में आपका संगठन काम कर रहा है। क्या कोई सामूहिक आदिवासी चेतना जैसी कोई चीज है हिंदुस्तान में? क्या ये संगठित और सामूहिक किसी तरीके से भी है आदिवासी चेतना? देखिए सर, हम ये मानते हैं कि ये अभी शुरू हुआ है हमारे बीच में। हम्म। ये हमारे आदिवासी समाज की आखिरी जनरेशन को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। हम्म। ये आखिरी लड़ाई है, इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनली भी खत्म हो जाएंगे, सामाजिक रूप से भी खत्म हो जाएंगे, सांस्कृतिक रूप से भी खत्म हो जाएंगे। और जो एक जीवन अस्तित्व का आदिवासियों का संघर्ष क्या था? जल जमीन जंगल का संघर्ष था। आज वो मामूली से बीपीएल कार्ड के लिए, राशन के कार्ड के लिए गोली खा रहा है। हाँ। आज जो स्ट्रगल हो रहा है, चाहे झारखंड, उड़ीसा, आसाम, नागालैंड, जहां भी हो रहा है, देश में पूरी मिलिट्री 60% मिलिट्री ये बेल्ट में लग गई है। हाँ। पैरामिलिट्री फोर्सेस इस बेल्ट में लगे। हाँ। किससे लड़ाई चल रही है? हम्म। लड़ाई किससे चल रही है? हम्म। क्या देश आदिवासियों के साथ लड़ाई लड़ रहा है? कोई नहीं बोलता है। अगर हम ऐसा कुछ बोले तो हमको एंटी नेशनलिस्ट बोलोगे तुम। हाँ। मैंने बोला हूं हम्म। कि नक्सली आदिवासी हो सकता है, लेकिन आदिवासी नक्सली नहीं हो सकता है। हाँ। ये कोड हमारे ऊपर मत लगाओ। हाँ। किसी भी आदिवासी आंदोलन को नक्सली का टैग कर दिया और उनको मारने की एनओसी ले ली। हाँ। आप लोग यहाँ पे सिटीजन एक्ट या बाकी सब आर्म्स एक्ट और इसमें सब बातें करते हैं, लेकिन उनके जब वो पेशा एक्ट में चेंज हुआ, किसी ने नहीं बात की। हाँ। कांग्रेस ने भी नहीं बात करी। नहीं की। नहीं की। ये भी कैपिटलिस्ट लोगों के फेवर में है। हाँ। बीजेपी ने भी बात नहीं करी। देखिए, 4 साल के बाद में, 4 साल के अनुमति बाद को में स्टेटमेंट दी है मुख्यमंत्री ने। अनुमति को मशविरा में तब्दील करने में तो कांग्रेस भी शामिल रही। मैं वही बात कर रहा हूं। अब आदिवासियों की मजबूरी है कि उनके पास प्रॉपर फोर्सेस नहीं है। हाँ। इनको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें चल जाएंगी, आदिवासियों को समझा नहीं। हाँ। जितने आदिवासी पार्लियामेंटेरियन थे उनको शर्म आनी चाहिए, उन्होंने अपने बाल बच्चों को, आने वाले समाज का पूरा सौदा कर लिया इस मामले में। हाँ। सब चुपचाप थे। हम्म। अनुमति और मशवरे में बहुत फर्क है सर। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आपने आर्टिकल 13 को ही डिस्प्लेस कर दिया वहां। मशवरा यानी आप उनके जो बेसिक अधिकार है उसको समाप्त कर दिए। खत्म कर दिया। तो ये जो अमेंडमेंट है और ये जो जिस तरीके का लाइन आदिवासियों के खिलाफ में खड़ी हो रही है, अभी देखिए मेरे को जितने आदिवासी क्षेत्र है, 60% आदिवासी आज भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वास कर रहे हैं। हाँ। इस बात से एग्री है आप? हाँ। हाँ। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के लिए जाना जाता है। हाँ। महाराष्ट्र गढ़चिरौली के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। झारखंड पलामू के नाम से जाना जाता है। हाँ। उड़ीसा जाना जाता है। आसाम में देखिए, नागालैंड में देखिए, आज मणिपुर की क्या हालत है वो देखिए। हाँ। पूरा आदिवासी क्षेत्र जल रहा है देश। हाँ। हाँ। और हम देख रहे हैं हम्म। कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हाँ। खुलेआम हमारी माँ बहनों को नंगा घुमाने की बात चल रही है। हाँ। अच्छा लग रहा है, पेपरों की हेडलाइन है सर आज की, देखिए आप। बिल्कुल। पेशाब कर रहे हैं हमारे ऊपर आप। हम्म। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2011 में हाँ। कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट गिव रिस्पेक्ट टू आदिवासी एज ए नेटिव एंड ओरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया। हाँ। देश के पहले नागरिक होने का सम्मान उनके राज्य नेता हाँ। और वहां के नागरिकों को देना ही चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बोलता है। हाँ। मैं एक क्वेश्चन खड़ा करता हूं सर। हाँ। सुप्रीम कोर्ट बोलता है राम, भगवान राम यहाँ पैदा हुए तो सब लोग मान लिए, उसको हाँ। इंप्लीमेंट कर दिया। हाँ। यही सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी देश के मालिक है, कोई नहीं मानता। कोई नहीं मानता। कोई नहीं मानता। हमने किसके पास जाना? हम्म। सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं हम। हम्म। नेताओं के पास जा रहे हैं। नेता भी आधे दिल से बात करते, पूरे दिल से आदिवासियों से बात नहीं करते। हाँ। और इनको मालूम है देश का पूरा रिसोर्स आदिवासी क्षेत्रों में है। हाँ। देश की जो बेसिक चीज है, और गवर्नमेंट खुद के प्रोजेक्ट नहीं ले रही, हाँ। पूंजीपति कंपनियों को दे रही है वो हाँ। प्रोजेक्ट। हाँ। गढ़चिरौली में वैसी हो गया, हाँ। छत्तीसगढ़ में वैसी हो गया। हाँ। वहां के लोगों को रोजगार की सुरक्षा कहाँ है? कुछ नहीं है।
आप मजदूरी दे रहे हो, रोजगार नहीं दे रहे। देयर हाँ इज अ डिफरेंस बिटवीन बिल्कुल मजदूरी एंड रोजगार। बिल्कुल। उसको क्या गारंटी दी है आपने रोजगार की? अब तो रोजगार की गारंटी भी घटते चल रही है सतीश, अब तो केवल राशन की गारंटी चल रही है। मनरेगा वगैरह में जो रोजगार की गारंटी थी उसको भी घटा दिया गया, और अब केवल राशन की गारंटी चल रही है जो जिंदा रहने के लिए। जैसे पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को राशन दिया जाता है, जैसे डेयरी में गाय को चारा दिया जाता है। 80 80 करोड़ आबादी को तो उस तरह से राशन दे दिया जा रहा है कि इससे अधिक तुम्हारा कोई हक नहीं है, ऐसा माहौल है। देखिए सर, मैं उस कम्युनिटी का बासिंदा हूं, उसका नागरिक हूं, जो समाज आज जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहा है। हाँ जिसको देश का संविधान नहीं मालूम, उस पर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट लगाया गया है। हाँ जो खुलेआम देश को हिंदुत्व देश, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ये बोलते हैं, उन लोगों को एंटी नेशनल नहीं बोला जाता। हाँ खुलेआम अपने भाषणों से हमको वनवासी बोलते हैं। हाँ उन पर कोई एक्ट की बात नहीं। हाँ 13 13 साल की लड़कियों के हाथ में बंदूक है आज। हाँ किसी ने ये नहीं पूछा उससे कि तेरी उम्र जो पढ़ने की थी, उस उम्र में तेरे पास बंदूक कहां से आ गई? हाँ कोई डायलॉग नहीं है। हाँ एक दूसरा माहौल बनाया जा रहा है, हाँ और उस माहौल में आदिवासी क्षेत्रों की लूट हो रही है, बाकी कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नक्सल ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के बाद कलेक्टर के पास एक्सेस मनी आती है उसकी डेवलपमेंट। हाँ इनको वेपन्स खरीदने की परमिशन मिल जाती हाँ है। इनको वहां के नागरिकों को कभी भी आप उसकी एट्रोसिटीज करने की हाँ। मिल जाती है। हम्म मेरा कहना ये नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं। हम्म। आप तो सभी लोगों को उस एंगल से देखते हो। हाँ छत्तीसगढ़ के आखिरी आदिवासी आदमी की पर कैपिटा इनकम है सर दिल्ली की 1 रुपये 50 पैसे। 1 रुपये 50 पैसे में चॉकलेट नहीं आती है, रोटी कहां से लाएगा वो? हाँ तो आपने बोले कि राशन देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। हाँ तो आप मानिए कि जहां राशन की 2 रुपए किलो की चावल की घोषणा होती है तो एक गरीब बोलता है ठीक है। वो किस स्टेज में होगा, किस कंडीशन में होगा? जी। ये बड़ी बात है। ये लोगों की महत्वाकांक्षाओं को एकदम जमीन पे कुचल देने का काम है ये, कि जब उनको लगे कि वो अगर जिंदा हैं तो ये किसी के एहसान है, ऐसी नौबत आ बस गई है। मैं अभी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के इलेक्शन से जी। हम पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम्म। हम लोग सोशल वोटिंग करेंगे। हाँ डेमोक्रेसी में हमारा सोशल पार्टिसिपेशन रहेगा। समाज तय करेगा, नेता तय नहीं करेगा, कोई पार्टी तय नहीं करेगी कि समाज का आदमी कहा जाए। हाँ हमारे पास कैडर है। हाँ ये कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग अभी 9 अगस्त को जो विश्व आदिवासी दिवस है, 9 अगस्त से 9 सितंबर तक सेंट्रल इंडिया में आदिवासी जोड़ो अभियान चला रहे हैं, आदिवासी बचाओ अभियान चला रहे हैं। बहुत अच्छा। और उसके लिए हम काम करेंगे, क्योंकि हमको भी कोई पार्टी एश्योर नहीं कर रही, किसी के मैनिफेस्टो में नहीं है ये ना। कि भैया ये फिफ्थ से ये जो पेशा एक्ट में इन्होंने ऐसा जो एक है। अमेंडमेंट किया हम उसको बदलेंगे। हाँ वहां पर हम लोग सरकारी नौकरियों को क्रिएट करेंगे। हाँ यू आर नॉट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। हाँ एम्प्लॉयमेंट इज अदर थिंग। हाँ आप तो मजदूर बना रहे, लेबर। हाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हाँ के जो आदिवासी क्षेत्र है, ये हाँ भारत में मजदूरों की मंडी के नाम से जाने जाते हैं। हाँ हाँ। भारत में जितने मजदूर हैं वो उसका 40% मजदूर इसी क्षेत्र से जाता है। जी। इलेक्शन के समय 100 आदिवासियों में से केवल 60 रहते वहां। जी। बाकी बेचारे सब मजदूरी के लिए अलग अलग क्षेत्रों में चले गए। हाँ। इस पर कोई बात नहीं करते। अभी छत्तीसगढ़ में किसी आदिवासी नेता से आपकी कोई बात हुई है क्या चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में? देखो, मैं अरविंद नेताम जी से बात कर रहा हूँ। अभी बाकी जो अभी उनका फोन लगातार आ रहा है, वो थोड़ी देर में आ रहे हैं यहाँ प्रेस में, तो उनका फोन आ रहा है लगातार मेरे पास। हाँ हाँ, मैं अरविंद नेताम जी के स्टेप से खुश हूं, लेकिन बहुत लेट आया वो। हाँ एक सीनियर मोस्ट नेता है, हाँ उनको एक अनुभव है, हाँ और वो जानते हैं सिस्टम में क्या हालत है। हाँ अगर ये 5 साल पहले आते हाँ
तो इनका हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा उपयोग हम कर पाते हाँ। हैं। लेकिन मुझे डाउट है हम्म। कि लास्ट मोमेंट पे आदिवासी मूवमेंट को तोड़ने का बहुत सफल आयोजन करते हैं लोग। हाँ। पैसा, हाँ। पूंजी, हाँ। तुम्हारी डर। और विभाजन कर देना, संगठन में विभाजन कर देना। सर मैं ये बोल रहा हूं, 50% आदिवासी क्षेत्रों में पुलिंग पुलिस कराती है। हम्म। पुलिस बोलती है जा इसको वोट दे के आ जाना। देश में डेमोक्रेटिक बात कर रही है, आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, और यहां डेमोक्रेसी कहां है? हम्म। जी। नक्सली बोलते वोट मत देना, हाँ। पुलिस बोलते हैं वोट दे और इसको दे दे, खत्म कर। हाँ। यानी कैडर रहता, पुलिस को पार्टी का कैडर बना के यूज किया जाता है। इज हम्म। इट डेमोक्रेसी? हम्म। तो आप लोग इस चुनाव में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक्टिव रहेंगे क्या सतीश? बिल्कुल रहेंगे। हम ऐसा? अकेले अकेले छत्तीसगढ़ में हम आज की तारीख में हमने 35,000 फैमिलीज को मेंबर बनाया है। ऐसा? और मध्य प्रदेश में 73,000 फैमिलीज हमारे साथ में रहेंगी। आप ये एक्सपेरिमेंट पहली बार होगा। अच्छा। ये हम कमिटेड लोग हैं सर। मैं खुद भी बेसिकली इंजीनियर था, हाँ। मैं क्लासमेट ऑफिसर था। हम्म। मैंने अपना जॉब छोड़ के 24 आवर्स यही काम किया, आज 25 साल हो गए। हम्म। हम लोग शादी वादी नहीं करते। हम्म। ये कमिटेड लोग हैं, हमको मालूम है कि हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम्म। बीच नागपुर बीच का में हम कुछ बड़े नेताओं से भी मिलते हैं। नागपुर का एक दूसरा संगठन भी है, उसमें भी कमिटेड लोग हैं, वो लोग भी शादी वगैरह नहीं करते हैं, ऐसा? नहीं, वो कमिटेड लोग हैं, वो कमिटेड बनाए गए हैं सर। हम्म। जो कमिटेड बनाए गए हैं, हम कमिटेड हुए हैं। जी जी। कमिटेड बनाना एक अलग चीज है। हाँ। हाँ। किसी को कमिटेड बनाना यानी उसको अपना मजदूर बना लेने जैसा हाँ। है। हाँ। 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 लेकिन आदिवासी मूवमेंट में ऐसा नहीं है, वो कमिटेड होता है। जी। हमारी संख्या कम जरूर है, हाँ। लेकिन हमारे समाज को समझाने में हम सफिशिएंट ताकत रखते हैं, ये हम्म। ऐसा मेरा मानना है। हम्म। और आज की नई जनरेशन में, आदिवासियों की नई जनरेशन में ये बात आएगी। हम्म। ज्यादा दिन तक आप दबा नहीं सकते किसी को। हम्म। ज्यादा दिन तक आप मीडिया के थ्रू, पुलिस के थ्रू उनकी बातों को दबा नहीं सकते। हाँ। आज जब ये पूरे पेपरों में, नेशनल न्यूज पेपरों में आया कि आदिवासी लड़की को सड़क पर नंगा घुमा रहे हैं, तो एक आदिवासी लड़की में क्या बीती होगी, उसकी इनसिक्योरिटी कितनी बड़ी होगी इस देश हाँ। में। हाँ। इज रिस्पॉन्सिबल। हाँ। बिल्कुल। छठवीं छठवीं अनुसूची की बात कर रहे हैं लोग, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ। नॉर्थ ईस्ट में जितने आदिवासी रहते हैं उससे ज्यादा और डबल आदिवासी फिफ्थ शेड्यूल में रहते हैं। हाँ, फिफ्थ में ज्यादा है। तो आप उनकी फिफ्थ शेड्यूल की बात खुलेआम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम्म। नॉर्थ ईस्ट में आपकी पार्टी कमजोर है। हाँ। इसको पॉलिटिकल इशू बना रहे, ये तो हमारे जिंदा रहने का इशू है। हाँ। हमारी कोशिश है हम्म। कि समाज में सामाजिकता नाम की चीज आए, यानी उसको सोशल सेंस आए। जी। आज हम सोच रहे हैं हम जिंदा कैसे रहेंगे इस देश में, हाउ वी हाँ। विल सर्वाइव। हाँ। हमारे सामने जिंदा रहने का प्रश्न है। तो सतीश, यहाँ छत्तीसगढ़ के चुनाव को 6 महीने से कम बाकी हैं। तो बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूँ आपका इस इलाके का दौरा लगेगा, और आप उस वक्त रायपुर में हमारे दफ्तर तशरीफ लाइए। हम लोग बैठकर और बातें करेंगे। आज आपने जो बातें कही है वो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है, बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाली बातें हैं। और मैं इन बातों को और जारी रखता, लेकिन अरविंद नेताम जी बाहर इंतजार कर रहे हैं मेरा, आ गए हैं हाँ वो। जी, हाँ हाँ। हम लोग ये बातचीत थोड़ा आधा घंटा लेट शुरू कर पाए, तो ठीक है। इसलिए इसलिए इस बात को मैं और लंबा अभी नहीं कर रहा मैंने हूँ, मैं लेकिन मैं मेरे इंतजार कर रहा हूँ कि आप यहाँ आए रायपुर। आपकी इस बात पे मैं भी शामिल हूँ। वो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जी। उनको ये रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। जी। जी। मैं इस फेवर में हूँ। जी। जी। तो ठीक है, आपका थैंक यू रायपुर सर। आना होगा तो हम रूबरू मिलेंगे यहाँ पर ऑफिस बिल्कुल में। बिल्कुल, मैं और बहुत बात जल्दी आ रहा हूँ सर। जी, और बात को मैं आगे दौरे पे बढ़ाएंगे। रहूंगा, मैं आऊंगा सर। बिल्कुल आइएगा। थैंक यू सर। ठीक है। मेरी नमस्कार। शुभकामनाएं आपके संघर्ष में साथ हैं। थैंक यू सर।